ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, सबसे ज़्यादा जिसकी पैथो में रिक्वेस्ट आई ना वो GIT पैथोलॉजी थी और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया इसकी वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, इसके अंदर ना मोस्टली अगर नम्स या UHS का देखें तो आई थिंक 2 SCQs आते हैं और कह लें कि 9 MCQs आते हैं। तो ये कह लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो टॉपिक है स्पेशल पैथ का। सही है। अब इसके अंदर ना आपको 19 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे अगर आप इसको कर लेते हैं अच्छे से। तो मैं कहता हूँ कि बहुत सा पोर्शन बंदे का कवर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पैथोमा से मोस्टली लोग करते हैं और कुछ रॉबिन से भी टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ना जो रॉबिन से करने हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक कहाँ से करने हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। अगर आपका प्लान अच्छा होगा तो आप उसको अच्छा जो है ना वो कर सकेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अगर ये रोबन से कर लेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा, वरना उससे पैथोमा से भी चल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आपका ना टेबल ऑफ सिलेवरी ग्लैंड है नियोप्लाज्म। ठीक है, वो आपने करना था। टेबल ऑफ सिलेवरी ग्लैंड नियोप्लाज्म। नंबर सेकंड पे प्लेयोमॉर्फिक एंड म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। प्लेयोमॉर्फिक और म्यूको एपिडर्माइड जो है ना कार्सिनोमास, ये करना है। नंबर थर्ड पे आपने रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आपके पास आता है बैरेट एसोफेगस। एसोफेगस तो इसका ना वो कहते हैं की पॉइंट है, बैरेट एसोफेगस होगा। फिर आपके पास मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिनो एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। को किस किस की, एडिनो और स्क्वेमस सेल जो कार्सिनोमा है ना एसोफेगस का, इसकी मॉर्फोलॉजीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। सही। फिर आ जाते हैं हम इसोफेगस से स्टोमिक के ऊपर। तो स्टोमिक का जो है ना वो आपने कौन कौन से चैप्टर करने, एक हमारे पास आता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाला टॉपिक नहीं छोड़ना आपने, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाला। ठीक, नंबर सेकंड पे पेप्टिक अल्सर वाला कंप्लीट करना है, पेप्टिक अल्सर। फिर आपने जो क्या लें कि मॉर्फोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो एडिनो कार्सिनोमा प्लस कार्सिनॉइड ट्यूमर, इनकी मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमारे पास कार्सिनॉइड ट्यूमर, इसकी मॉर्फोलॉजी, और साथ में आपके पास गैस्ट्रो एडिनो कार्सिनोमा, गैस्ट्रो एडिनो कार्सिनोमा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाए जी इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन के ऊपर वो कह रहे हैं हमारे पास सीलिक डिजीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। साथ में वो कह रहा है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ सिग्माइड डाइवर्टिकुलम, सिग्माइड डाइवर्टिकुलम की आपके पास मॉर्फोलॉजी पता होनी। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए, IBD। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास वो कहता है कि टेबल जो है ना मॉर्फोलॉजी का, कोलाइटिस इसके साथ एसोसिएटेड जितने भी नियोप्लाज्म हैं। ठीक है, कोलाइटिस प्लस इसके साथ जो भी एसोसिएटेड नियोप्लाज्म बुक के अंदर दिए गए हैं ना वो आपके पास अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। लास्ट पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक है हमारे पास टेबल ऑफ पॉलीपोसिस सिंड्रोम एंड मॉर्फोलॉजीज ऑफ द एडिमा। ठीक है, पॉलीपोसिस सिंड्रोम, साथ में आपके पास जो है ना मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिनोमाज, इसकी मॉर्फोलॉजी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर जो है ना एडिनो कार्सिनोमा तो आपके पास कंप्लीट ही होगा इसमें। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की जो है ना हमारे पास मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ा होनी चाहिए। ठीक है, अब इनके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से को ऊपर आपने ज़्यादा ग्रिप देनी है जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो अगर मैं सीरीज़ वाइज चलूँ ना तो आपकी GIT जो है ना वहाँ पे आपने सिलेवरी ग्लैंड से शुरू हो जाना है, सिलेवरी ग्लैंड से।
तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, लेक्चर सारे अगली वीडियो में ताकि आपके पास रोड मैप हो। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहले आपको 4 मेलिग्नेंट जो नियोप्लाज्म है ना सिलेवरी ग्लैंड के, ठीक है, ये अच्छे से आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेओमॉर्फिक एडिनोमास, ठीक है, प्लेओ और इसके ऊपर मॉर्फिक एडिनोमास जो है ना, इनकी मॉर्फोलॉजीज अच्छे से आनी चाहिए। साथ में वो कह रहा है कि नंबर 2 पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द टंग, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग, ये आपको बताना चाहिए। इसके अंदर आपने क्या क्या याद रखना है, एक तो इसकी पैथोजेनेटिक फैक्टर याद रखने, पैथोजेनेटिक फैक्टर जितने भी हैं वो आपको पता होने चाहिए। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि जिसके जो भी रिस्क फैक्टर हैं वो, और इसकी जो है ना वो मॉर्फोलॉजी जो आपको हूबहू आनी ही चाहिए। ठीक है, फिर उसने बुक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एक एसोफेगस का। ठीक है, इसके अंदर एसोफेगस के अंदर वो बार बार आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास ऑफ द एसोफेगस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके साथ में जो रिस्क फैक्टर हैं वो सारे के सारे। फिर आपके पास बैरेट एसोफेगस बे इंतहा मरतबा आया और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो बैरेट एसोफेगस और इसकी मॉर्फोलॉजी और हमारे पास जो भी कॉम्प्लिकेशन है ना वो आपको इसकी पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम स्टोमिक के ऊपर। तो स्टोमिक के अंदर वो कहता है हमारे पास एक तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज़ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, टाइप और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एच पाइलोराई एसोसिएटेड विद गैस्ट्राइटिस, मतलब जो एच पाइलोराई है ना, ये बैक्टीरिया है ना, ठीक है, तो इसकी जो है ना वो एसोसिएटेड जो हमारे पास गैस्ट्राइटिस के साथ है वो सारे के सारे, इसकी पैथोजेनेसिस जो भी एसोसिएटेड है एच पाइलोराई के साथ, और ऑटो इम्यून और एच पाइलोराई एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। एक हमारे पास ऑटो इम्यून होता है और एक हमारे पास एच पाइलोराई एसोसिएटेड जो है ना हमारे पास गैस्ट्राइटिस होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास वो कहता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़, हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। इसी के स्टोमिक के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास पेप्टिक अल्सर जो है ना वो डिजीज़, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन किया जाता है। साथ में वो कह रहा है कि इसके जो है ना वो काजेज़ और मेजर एसोसिएटेड डिजीज़ कौन सी हैं, पैथोजेनेसिस कौन सी है और इसकी मॉर्फोलॉजी वो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमास के बारे में आपको बड़ा नाउ हाउ होनी चाहिए। इसके अंदर गैस्ट्रिक कार्सिनोमास के अंदर जो है ना आपको इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ में जो कंडीशंस है वो मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ पैटर्न, और हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज्ड और इंटेस्टिनल गैस्ट्रिक कार्सिनोमास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे पास डिफ्यूज्ड होता है और हमारे पास साथ में इंटेस्टिनल गैस्ट्रिक कार्सिनोमास, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी रहेगी है एंड पे इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो मैं यहीं पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो कहता है कि मोस्टली आता है कि हर्ष स्प्रिंग डिजीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अमूमन आ जाता है ये, इसके साथ में पैथोजेनेसिस आपको पता होनी चाहिए। साथ में एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसकी मॉर्फोलॉजी। फिर कार्सिनाइड सिंड्रोम क्या होता है, कार्सिनाइड सिंड्रोम क्या होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी प्लस पैथोजेनेसिस आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे पास मॉर्फोलॉजी, साथ में इसकी पैथोजेनेसिस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ में इसकी वो कह रहा है कि सारी बात है, सीलिक डिजीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि वो गंदम की वजह ना खाना की वजह से ना हम वो उसको डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो सीलिक डिजीज हम सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। सीलिक डिजीज़ के अंदर जो है ना वो आपके पास पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन और 4 अदर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स जो जो आती हैं ना, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़, IBD, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है और कोरहन डिजीज़ साथ में आपने करना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस
प्लस कोरहॉन डिजीज़ जो है ना वो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या हमारे पास फ़र्क है। साथ में मॉर्फोलॉजी, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन और मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन और रिस्क फैक्टर क्या है इसकी, और रिस्क फैक्टर कैंसर के ये कौन से हैं। फिर इनलिस्ट करना है मल्टीपल पॉलीपोसिस के बारे में, सिंड्रोम। यूँ कह लें कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ना पोलिप्स बन जाता है कोलोन और रेक्टम के अंदर, तो उसी को हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना मल्टीपल पोलीपोसिस सिंड्रोम को आपने मल्टीपल पोलीपोसिस सिंड्रोम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर साथ में कह रहा है कि टाइप्स ऑफ एडिनोमाज इन दी रेक्टम, तो जो रेक्टम के अंदर एडिनोमाज है ना उसके बारे में आपको अच्छे से ना होनी चाहिए। और फैक्टर डिटरमाइनिंग द रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास मेलिग्नेंसी को करती है ना रिप्रेजेंट, ठीक है। तो फैक्टर रिप्रेजेंट मेलिग्नेंसी उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर वो कह रहा है एडिनो कार्सिनोमाज कोलोन के जो हमारे पास एडिनो कार्सिनोमाज है ना वो आपको पता होने चाहिए। फिर पैथोजेनेटिक फैक्टर और रोल ऑफ एपीसी जीन, ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन होता है, रोल ऑफ एपीसी जीन के बारे में आपको अच्छे से पता हो। फिर हमारे पास आ जाता है इसके बाद वो लीवर और पेंक्रियाज और गाल ब्लैडर वाला वो रहता है चैप्टर है, उसके अंदर से भी मोस्टली एक एमसीक्यूज और 5 एमसीक्यूज आ जाते करते हैं। लेकिन अभी तक जीआईटी पैथोलॉजी के अंदर ना ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपको फिंगर टिप्स पे हों, तो मैं कहता हूँ आपकी जीआईटी में से अगर 19 मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह 16-17 तो आ ही जाएंगे, अगर ये वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना इसको घंटे वाली वीडियो में अगर हो सके तो मैं बना के जल्दी से अपलोड कर देते ताकि ये जो है ना एक गुबार सा मचा हुआ इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, वहाँ से हम जो है ना वो सिलेवरी ग्लैंड से शुरू करते हैं, शुरू से और एंड तक लेके चलते हैं उसको। जितने भी कार्सिनोमाज आएंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, बाद में मैं एंड पे आपको कुछ मॉर्फोलॉजी के टेबल मेरे पास बने हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाकी पैथोमा भी साथ रख लेना, क्योंकि इससे जो है ना वो काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा ना शॉर्टन हो जाता है और आपको ईजी हो जाएगा मेमोराइज़ करने में। थैंक यू।